हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जॉन ऑफ पीडी में। मैं पीडी सिंह। लंबे अरसे के बाद आपकी दुआओं की वजह से मैं दोबारा इस कंडीशन में पहुंच पाया हूं कि हम क्लास कंटिन्यू कर सकें। हालत काफ़ी बेटर नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाई का काम हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी अभी उतनी नहीं करने के लिए कहा गया है। तो देखिएगा, टीचिंग मैथडोलॉजी फॉर एटॉमिक एनर्जी पार्ट 3 आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट है। और ये वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और इसके बाद शाम को आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें हम थ्योरी की क्लास करेंगे। ये डेली बेसिस पे टीचिंग मैथडोलॉजी में आपका 2 वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर, इवनिंग में थ्योरी। इसके अतिरिक्त टाइम मिला और मैनेजमेंट हो पाया। और आप लोग भी जो यदि ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि टीचिंग मैथडोलॉजी के अलावा आपको और किस सब्जेक्ट का वीडियो की ज़रूरत है, तो कोशिश करके उसकी भी वीडियो डाली जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा अभी हम काम करते हैं अपने सेक्शन पे, जो हमें काम करना है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो इस टेलीग्राम चैनल को आपके सामने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है ना, लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन आप अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन। एक बच्चे का इमोशनल एडजस्टमेंट, संवेगात्मक रूप से समायोजन, उस बच्चे को किस काम में मदद करता है? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दिस। देखिए, यदि एक बच्चा क्लास में इमोशनली एडजस्टेड है तो उस बच्चे का पर्सनैलिटी फॉर्मेशन भी होगा, क्लास टीचिंग में भी उस बच्चे का मन बढ़िया लगेगा, है ना। टीचिंग तभी होती है जब सामने लर्निंग होती है, इस बात को आप समझिएगा। यदि लर्निंग नहीं हुई है तो टीचिंग नहीं हुई है, इस बात को आप याद रखिएगा। डिसिप्लिन भी बढ़िया रहेगा, यदि वो एडजस्टेड है तो कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि मैं पता है कई सारे अटेंशन सीकर बच्चे होते हैं। यदि वो क्लास में एडजस्टेड फील नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि टीचर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मॉनिटर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्लास के बच्चे मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सबका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यदि इमोशनली एडजस्ट हो गए बच्चे तो ये तीनों के तीनों समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। करेक्ट है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड्स। तुम्हें पता है कि टीचिंग एड के मेनली 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहला ग्रुप होता है आपका ऑडियो एड्स का, दूसरा है विजुअल एड्स का, तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स का। ऑडियो एड्स में कौन कौन से टीचिंग ऐड आते हैं वो आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ आवाज़ आती है, ना तो कुछ देखने के लिए होता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये सारे के सारे ऑडियो एड्स में हैं। विजुअल एड्स की बारे में बात करूं तो इसमें आपका चार्ट, पिक्चर, मॉडल्स, फ्लैनल बोर्ड, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंट सीट होती है, मैप्स, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड्स। ऑडियो विजुअल एड्स की मैं बात करूं तो इसमें आपका एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, इस तरह के टीचिंग एड्स इनमें इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक बोर्ड किस कैटेगरी में जाएगा आपको, ये आपका जाएगा विजुअल एड्स में, क्योंकि सिर्फ दिखने का होता है, उसमें सुनने का कुछ नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि टीचर साथ में बोलता है तो आवाज़ भी तो आती है, तो भैया वहाँ पर जो आवाज़ आती है वो टीचर से आती है, ब्लैक बोर्ड से नहीं आती, तो ब्लैक बोर्ड सिर्फ विजुअल एड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। आपको पता है जब माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ टीचिंग स्किल की बात की जाती है जिनकी प्रैक्टिस करनी होती है हमें। तो इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग। यस, ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक टीचिंग स्किल है अपने आप में। सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चन। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग तो टीचिंग एड है, आस्किंग क्वेश्चन भी एक टीचिंग स्किल है। यदि आपको सवाल पूछना नहीं आता तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं। सेकंड वाला जो है सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड कंपलसरी आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। क्लास में जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके साथ हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए, तो एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, यानी उन्हें कहा जाए उन बच्चों को कि बेटे क्लास के बाद मिलो,
इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, यानी क्लास में जो डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाए। इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाए। एंड इनकरेज टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली, यानी उन्हें कहा जाए कि बेटे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आप खुद ही ढूंढा करो, गूगल पे इंटरनेट पे ढूंढ लिया करो उनके आंसर। तो भैया इसमें हम आंसर्स की बात करें तो देखिए, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। हाँ, यदि क्वेश्चन में ये रहता कि इरिलीवेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका संबंध उस टॉपिक से नहीं है, उस लेसन से नहीं है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं देना है क्लास में, क्योंकि उससे क्या होगा, पूरी क्लास टॉपिक से भटक जाएगी और बच्चों का ध्यान एक बार भटक जाता है तो दोबारा ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड विद टॉपिक, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मान लीजिए अब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चा उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बच्चे को ये बोलेंगे कि बेटे क्वेश्चन बाद में पूछना। इस केस में तो क्या होगा कि यदि आपने पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया तो बच्चा भी कह देगा कि सर आपने तो कहा था कि क्लास के बाद, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन ना क्लास के बाद पूछना, तो ये गलत होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इरिलीवेंट क्वेश्चन है तो उस केस में आप कहेंगे क्लास के बाद ही उस पर डिस्कशन किया जाएगा। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास। तो यहाँ पे जो बात हो रही है क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, तो ठीक सा है, न्यूट्रल आंसर है सेकंड वाला। थर्ड देख लेते हैं, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन एंड इनकरेज नहीं, फिर टीचर का काम क्या है, यदि मुझे अपने आप आंसर ढूंढने के लिए कहेंगे तो टीचर की ज़रूरत क्या है। इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन इसमें आपका ये भी बनता है कि एक अच्छे स्टूडेंट की क्या खासियत है, एक अच्छे स्टूडेंट में क्या गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है कि उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, और वो प्रश्न पूछने वाला हो। आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि एक अच्छा छात्र वही है जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट है कि उसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। आगे चलिए, एट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग एज। जो ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग है उसमें क्या होता है भाई, ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग में बात करते हैं तो देखिए इसमें टोटल आपका 4 तरह का लेवल होता है, टोटल 4 लेवल की टीचिंग होती है। पहला है आपका ऑथोरिटेटिव, दूसरा है ऑथोरिटेरियन, है ना, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। ऑथोरिटेटिव की बात करें तो इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो बारीक सा अंतर है, एक है आपका ऑथोरिटेटिव और दूसरा जो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव में क्या होता है कि आपका बच्चे का बहुत ध्यान रखा जाता है, उससे उम्मीद रखी जाती है रिस्पॉन्स, एक्सेप्टिंग, ओपन कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन। लेकिन जो ऑथोरिटेरियन है वो नेगेटिव है। उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होती है, हाई एक्सपेक्टेशन रखी जाती है बच्चे से, गिव्स ऑर्डर्स, बच्चे को ऑर्डर दिए जाते हैं क्या करना है नहीं करना है, रिजेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होता है, नियंत्रण बच्चे पे बहुत ज़्यादा किया जाता है, एंड अनसपोर्टिव, टीचर हो या पेरेंट्स हो अनसपोर्टिव रहते हैं, बच्चे को सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना, ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग, इसमें ज़्यादातर मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है। ये जो आपका स्मृति स्तर आधार का स्मृति स्तरीय शिक्षा दी जाती है इसमें, तो टीचर सेंटर्ड होगा ये, ठीक है। लेकिन बाकी 2 लेवल की टीचिंग की हम बात और कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया ऑथोरिटेटिव, दूसरा है ऑथोरिटेरियन, तीसरा है आपका परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है कि बच्चे का नर्चर किया जाता है, लिटिल कंट्रोल होता है, ठीक, फ्यू और अनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज होती है। और लास्ट वाला जो है आपका, जो कि वो भी ख़राब है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता, अनइन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है, रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टेड, सेल्फ एब्जॉर्ब, नो बाउंड्री, यानी बच्चे को लगभग फ्री छोड़ दिया जाता है। तो हमें पता है कि बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ देते हैं तो भी समस्या है, और बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं यानी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सख्त रखते हैं तो भी समस्या है। तो फोर्थ वाला जो है आपका अनइन्वॉल्व्ड लेवल टीचिंग, दैट इज आल्सो नॉट ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। ब्लेंडर हो गया, फ्लेंडर आएगा यहाँ पे, फ्लेंडर, रेयन, एमिल्टन एंड साइमन रिचर्ड ओवर। तो भैया इसमें जो नाम है ना, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, इसका पूरा का पूरा जो एक्चुअल में नाम है वो नाम है
फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS। तो इसका नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा, FIACS। F for फ्लैंडर नॉट ब्लेंडर, I for interaction, A for analysis, C for category and S for system। अच्छा, ये है क्या, इसमें क्या बात की जाती है? तो फ्लैंडर्स और कुछ अदर मनोवैज्ञानिक ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेसोटा USA में 1955 से 1960 के बीच में इसको डेवलप किया। इसमें होता क्या था कि टोटल 10 तरह के वर्बल बिहेवियर को कैटेगराइज किया गया। 10 तरह के वर्बल बिहेवियर को कैटेगराइज किया गया। वर्बल बिहेवियर कंप्राइजेस टीचर टॉक। किस किस के वर्बल बिहेवियर को? वर्बल बिहेवियर मतलब शाब्दिक व्यवहार। और किसका शाब्दिक व्यवहार? टीचर का शाब्दिक व्यवहार, स्टूडेंट का शाब्दिक व्यवहार, और दोनों के बीच में जो साइलेंस या कन्फ्यूजन है, कई बार होता ना कि साइलेंस रह करके भी बात की जाती है, उसके बारे में भी बात किया जाता है। तो इस तरह का जो वर्बल इन्वायरमेंट बनता है, वर्बल कम्युनिकेशन चलता है, उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फ्लैंडर हो जाएगा, ब्लेंडर मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। तुम्हें पता है कि मॉरल डेवलपमेंट पे पियाजे साहब ने भी काम किया है, और दूसरे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी काम किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग वाले में टोटल 3 स्टेजेस हैं एंड 3 लेवल हैं एंड 6 स्टेजेस हैं। कौन कौन सा है? प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इन तीनों में ही 2 लेयर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है, सबसे जो फेमस हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग का हुआ है, जिसमें इन्होंने एक हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुनाई है, जो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ चुरा लेता है, क्योंकि वहाँ का जो मेडिकल स्टोर वाला होता है काफ़ी महंगी दवाइयाँ बेचता है। तो ये कहानी सुना करके बच्चों का रिस्पॉन्स लेता है कि बताओ हिंज ने सही किया या गलत किया, सही किया तो कैसे और गलत किया तो कैसे। बच्चे अपने तर्क देते हैं और उसी तर्क के आधार पर ये बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट का लेवल चेक करता है। चलिए, इफ़ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड, यानी एक क्लास में यदि कुछ डिस्टर्बेंस है तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन, यानी कुछ देर के लिए उसे चुप रहना चाहिए। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पीछे अचानक बातें होनी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए अपना पढ़ाना रोक दीजिए, 10 सेकंड के लिए चुप हो जाइए, आप मत पढ़ाइए, उसके बाद दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो बच्चे बातें कर रहे थे वो समझ जाएंगे कि सर ने हमारी बातें सुन ली हैं, सर ने हमारा शोर सुन लिया है, सर ने हमें देख लिया है, इसीलिए सर चुप हो गए थे। अब दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब यह है कि जो सर हैं वो हमें एक मौका और दे रहे हैं, तो अब हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। नॉट बदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, यानी क्लास में क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ भाई। पनिश दोज काउजिंग डिस्टर्बेंस, जो शोर शराबे कर रहे हैं उनको बुला करके मुर्गा बना दीजिए, नहीं ये भी नहीं चलेगा। ऑल ऑफ दीज, नहीं ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, करेक्ट आंसर जो है सिर्फ पहला वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के लेवल की बात करते हैं तो टोटल 3 तरह के टीचिंग लर्निंग के लेवल की बात की गई है। उसमें कौन कौन से आप देखिएगा। सबसे बेसिक लेवल का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो है मेमोरी लेवल। इसमें ज़्यादा थॉटफुल काम नहीं होता, ज़्यादा याद करने का ज़्यादा काम होता है, समझने का कम काम होता है, लिस्ट थॉटफुल। और ये दिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेमोरी लेवल टीचिंग की बात करते हैं तो ये हंट के द्वारा दिया गया है। इससे थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा थॉटफुल वर्क आ जाता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होती है जो कि मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। और सबसे हाई लेवल का जो टीचिंग है, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड लेवल टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये मोस्ट थॉटफुल होता है और ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो 3 तरह के लेवल हमने देखा है। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल दिया गया है हंट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल है मॉरिसन के द्वारा और रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका हर्बर्ट के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पर बात की गई कि इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है। तो मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जो फर्स्ट वाला है आपको, फर्स्ट वाला लेवल है आपका डिफ्रेंशिएशन लेवल। तो ये कोई लेवल नहीं है, ये ऐसे ही बना दिया गया है, तो ये हम काट देंगे इसको। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, क्वेश्चन नंबर 10।
NUEPA न्यूपा इज mainly concerned with educational। न्यूपा क्या है और इसका एजुकेशन से क्या संबंध है, इसमें क्या काम होता है। जब हम न्यूपा की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो संबंध है, नाम में इसका क्या आ गया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशनल के साथ में आपका चीज़ें जो अटैच हो जाएगी